तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके पेश हूं। दोस्तों, आज का हमारा एक नया टॉपिक है मारवाड़ का इतिहास। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ वंश हमें पढ़ने हैं। इससे पहले हम मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारे 8 पार्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास या मारवाड़ का राठौड़ वंश शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइनें आपके सामने बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, बदलाव ज़रूरी है। ठीक है, हमारे चैनल का मोटिव यही है दोस्तों कि बदलाव ज़रूरी है। प्रत्येक पर्सन एक नई सोच के साथ में सुबह उठता है दोस्तों कि आज मैं कुछ नया करूँगा। तो बदलाव ज़रूरी है, उस बदलाव को हमें शुरू करना है दोस्तों। ठीक है, कंटेंट मैं आपको बहुत अच्छा दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास में जो कंटेंट है दोस्तों वो आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप सब जॉब लगे। ठीक है, मेहनत करें दोस्तों। ठीक है, और अपने सपने को पूरा करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरे से जुड़ा हुआ पर्सन कोई वर्दी के सपने देख रहा है। ठीक है, प्रत्येक पर्सन अलग अलग सपने देख के आता है। कोई वो चाहता है कि वो अपने ना 2 स्टार लगाए, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई ग्राम सेवक करना चाहता है, कोई पटवारी करना चाहता है। ठीक है, मतलब सब अलग अलग सपने देखना चाहते हैं। उन सपनों को दोस्तों हमें पूरा करना है। ठीक है, हमें जी जान लगा देनी है। ठीक है, और ये सोच के चलना है, तैयारी इस प्रकार से करनी है दोस्तों कि ये जो भर्ती है, ये जो एग्ज़ाम होगा, ये मेरे एग्ज़ाम में से मेरी सीट पक्की है दोस्तों। ठीक है, मेरी इसमें से एक सीट पक्की है। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक दोस्तों शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि सपने वो नहीं होते दोस्तों जो हम रात को सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं जिसको पूरा करने के लिए हम अपनी जी जान लगा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। नोटबुक अपने साथ में रखिए और नोट वगैरह भी करते रहना, क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको नोट करना है, तो आप उसमें भी नोट करते रहना। साथ में आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें नोट्स वगैरह भी है और साथ में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखवाऊंगा। ठीक, क्योंकि मैं छोड़ने वाला कुछ नहीं दोस्तों, ताकि आप जब सारा पढ़ के जाओ तो आप लोग ये बोले कि हाँ मैं सारा पढ़ के गया हूँ, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने इसमें से। तो चलिए आगे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। दोस्तों, सबसे पहली चीज, मारवाड़ के राठौड़ वंश की दोस्तों अलग अलग मत है कि ना किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। कोई इनको अलग अलग, कोई इनको दक्षिण के भारत के राष्ट्रकूट के वंशज मानते हैं, कोई इनको कन्नौज के शासक राव सिया के वंशज मानते हैं। मतलब अलग अलग, मतलब गेड़वाल शासकों के वंशज मानते हैं। मतलब इस प्रकार से तो अलग अलग मत देखने हैं, वो मत लिख लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें उपलब्ध नहीं होंगे, वो मत लिखते रहना। चलिए दोस्तों, दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी हिंदू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्यवंशी हिंदू कहा जाता है। राठौड़ों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग मत है, जिनमें से पहला मत है दोस्तों, दक्षिणी भारत की एक जाति है दोस्तों राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय आपके सामने आएगा कि राष्ट्रकूट क्या है। दंती दुर्ग ने इन्होंने इसकी स्थापना की थी राष्ट्रकूटों की। तो बोलते हैं कि राष्ट्रकूटों से ही क्या है, मारवाड़ के राठौड़ की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इतना याद रखिए। फिर चलते हैं आगे दोस्तों। चंदावर का एक युद्ध हुआ था दोस्तों। क्या है, दूसरे मत की तरफ चल रहा हूँ मैं, कि कन्नौज का शासक था जयचंद गेड़वाल। ठीक है, और यहाँ पे जयचंद गेड़वाल के बीच में मोहम्मद गौरी के साथ में 1194 में क्या है युद्ध होता है। ये जब ये पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे, जिसमें सहयोगिता जी इनकी, ये जयचंद की क्या है पुत्री थी। ठीक है, तो उस समय अपन पढ़ेंगे। तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, और दोनों के बीच में युद्ध होने के बाद में इनका पोता राव सिया क्या करता है, यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण होते हैं दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मणों की मदद करने के लिए यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो तभी से यहाँ से क्या है, पालीवाल ब्राह्मणों की, तो ये राव सिया से क्या है, मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इतना याद रखना। पूछा भी जाता है कि राठौड़ वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो राव सिया को कहा जाता है। फिलहाल आप इतना समझ के चलिए दोस्तों कि चंदावर के युद्ध के बाद में जयचंद घेड़वाल का जो पोता था रावसिया, वो मारवाड़ आ जाता है। ठीक है, तो घेड़वाल शासकों से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। 2 मत हो गए। अब चलिए दोस्तों आगे। राठौड़ों का संस्थापक राव सिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? राव सिया का। फिलहाल मैं आपको इस कहानी का मैं जो भी है ना, जो सार है वो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो भी कहानी का सार है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। राव सिया ने खेड़ बलोत्रा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों? खेड़ बलोत्रा को राजधानी बनाया था।
याद रखना दोस्तों, वैसे हम जब शासक पढ़ेंगे उस समय आपके सामने आ जाएगा। अब मत देखना दोस्तों, उत्पत्ति के सिद्धांत लिख लीजिए। उत्पत्ति के सिद्धांत, राज रत्नाकर सदा शिव के अनुसार, राज रत्नाकर सदा शिव के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। राठौड़ किसकी संतान थे दोस्तों? हिरण्यकश्यप की संतान थे। ये अलग अलग मत है दोस्तों, वो मत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मत देखिए, दयालदासरी खयात, दयालदासरी खयात के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी थे। ऊपर लिखा हुआ ना मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास, तो उसमें मारवाड़ के राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया है। तो दयालदासरी खयात के अनुसार क्या है? राठौड़ सूर्यवंशी है। फिर चलते हैं दोस्तों, ये दोनों मत देख लिए हमने राठौड़ों की उत्पत्ति के। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दक्षिणी भारत की राष्ट्रकूट जाति है, उससे मारवाड़ के राठौड़ वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। जबकि दूसरा मत क्या है? कन्नौज के शासक गेड़वालों से रावसिया, और रावसिया से क्या है? इनको संस्थापक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। मेहनत नैणसी के अनुसार, मेहनत नैणसी ये बात बोलता है कि जो कन्नौज में गेड़वाल शासक थे, ठीक है, जयचंद और गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो उनका पोता था रावसिया, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस मत का जो समर्थन है, ये कन्नौज वाला, इसके आगे लिख लेना समर्थक कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले, जिनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं। पृथ्वीराज रासो, जिनके लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो, एक पृथ्वीराज विजय भी आएगी दोस्तों, वो है जयनक की किताब है दोस्तों, ठीक है। दोनों याद रखना, ऊपर लिख लेना अलग से। फिर देखिए दोस्तों, तो बोलते हैं कर्नल जेम्स टोड, दयालदास और पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या है? कन्नौज गेड़वाल के शासकों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये सब इसका बात का समर्थन करते हैं, ठीक है। जबकि एक और मत और है दोस्तों इसके अलावा, बोलते हैं कि जोधपुर के राठौड़ बदायूं शाखा से संबंधित है। किसके, कहाँ से शाखा संबंधित है? बदायूं की शाखा से संबंधित है। डॉक्टर हरनल्ली और डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार ये बात है, ये समर्थक है इनके। मतलब इतना समझ में आया दोस्तों, ये है राठौड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब चलते हैं शासकों की तरफ। चलिए, शासकों से शुरू करने से पहले मैं एक चीज और लिख लेना दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नागणजी माता है। कौन सी माता है दोस्तों? नागणजी माता। हम जब लोक देवी देवता पढ़ रहे थे तो उस समय हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिसने भी वो कला संस्कृति की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लेना, कला संस्कृति हमारा अलग से चल रहा है, ठीक है। तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है नागणजी माता। दोस्तों मेहरानगढ़ में एक मंदिर और है, चामुंडा माता, वो मत लगा लेना, ठीक है। आप लोग सोचो कि चामुंडा माता का मंदिर वहाँ पे, जिसका वो कुल देवी है। नागणजी माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। जो इनका जो मुख्य मंदिर है, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? नागणजी माता का नागणा गांव बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है। इनकी मूर्ति राव गोहड़ कर्नाटक से लेके आए थे, ठीक है। इनकी मूर्ति राव गोहड़ कहाँ से लेके आए थे दोस्तों? राव गोहड़ कर्नाटक से लेके आए थे। इतना आप ये अपना मान के चलिए। अब शासकों के बारे में हमें पढ़ना अच्छे से, ठीक है। सारा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए और स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेते रहना, ठीक है। और इनके नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार रखना दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा ना, मैं ये मान के चलता हूँ दोस्तों कि ना, अगर मैं आपकी क्लास एक आधे घंटे की लेता हूँ, 40 मिनट की लेता हूँ, तो उसमें से 35 से 38 मिनट का मैं आपको कुछ नया सिखा के जाऊँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि समय खराब करके क्या है, कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर 1 घंटे की क्लास में लगाऊँ वो ना कुछ भी है, उसमें आपको आधे घंटे की पढ़ाऊँ, आधा घंटा वैसे ही खराब हो गया। तो समय खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने समय का इन्वेस्ट किया है दोस्तों, ठीक है। समय का इन्वेस्ट किया है तो आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए राव सिया जी की तरफ चलते हैं दोस्तों। राव सिया जी थे, इनको राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। सबसे पहला तो यही लगा लेना स्टार, पूछा जाता है कि राव सिया की क्या बोलते हैं, राठौड़ वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो राव सिया को कहा जाता है, ठीक है। इनके पिता का नाम सेवाराम था। इनका पिता का नाम क्या था? सेवाराम जी था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम पार्वती सोलंकी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पार्वती सोलंकी। ये मैं आपको कुछ अलग अलग पॉइंट बता रहा हूँ जो आप साथ में चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, आपकी अधिक जानकारी के लिए। राव सिया गायों की रक्षा करते हुए, ये क्या है, गायों की रक्षा करते समय क्या है, 1273 में बिट्ठू गांव पाली में मारे जाते हैं, ठीक है। बिट्ठू गांव पाली में क्या है, ये मारे जाते हैं। और ये जो बात का जो जानकारी है, ये देवल अभिलेख पाली से मिलती है, ठीक है। ये देवल अभिलेख पाली से ये जानकारी मिलती है कि जो राव सिया थे वो गायों की रक्षा करते हुए क्या है, बिट्ठू गांव पाली में मारे जाते हैं। तो राव सिया जी कंप्लीट हो गए। एक बार इसमें देखिए, संस्थापक राव सिया जी। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए 1240 में कन्नौज से ये मारवाड़ आए थे।
ये हमने देख लिया। राजधानी खेड़ बाड़मेर, खेड़ बाड़मेर। छतरी का इनकी बिट्टू पाली में है, छतरी का इनकी दोस्तों बिट्टू पाली में, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो राव सिया जी कंप्लीट हो गए हमारे। चलिए आगे चलते हैं। राव गुहड़, राव गुहड़ अपनी कुलदेवी नागणजी माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए थे। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि अपनी कुलदेवी नागणजी माता की मूर्ति कर्नाटक से ये लेकर आए थे। और इनका जो मंदिर है वो नागड़ा गांव बाड़मेर में है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है? नागड़ा गांव बाड़मेर में है। जबकि एक मंदिर और है दोस्तों, याद रखना, बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर में पावनपुरी साइड में इनका मंदिर है। तो नागड़ा गांव बाड़मेर में इनका मंदिर है। अपनी कुलदेवी नागणजी माता की मूर्ति कर्नाटक से लेके आए थे। ये गोहड़ जी कंप्लीट हो गए। बस गोहड़ जी से इतना ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इतना याद रखना। मेन तो इसमें भी कुछ ना शासक आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको पहले बाद में बता दूंगा। ठीक है, जब आएंगे। तो आगे फिलहाल हमें छोड़ना कुछ नहीं, इस कारण से मैं आपको सारी चीज़ें बताते चलूँगा। मल्लिनाथ जी दोस्तों, मल्लिनाथ जी हम लोक देवता पढ़ चुके हैं दोस्तों। मल्लिनाथ जी लोक देवता है। ठीक है, तो ये मारवाड़ के शासक भी रह चुके हैं। मल्लिनाथ जी राजधानी मेवानगर बाड़मेर, लगा लेना स्टार दोस्तों। पूछा जाता है कि मल्लिनाथ जी के समय में मारवाड़ की राजधानी क्या थी? तो मेवानगर थी। जबकि राव सिया के समय में कौन सी राजधानी थी? तो खेड़ बाड़मेर। ठीक है, याद रखना। और गुहड़ के समय में क्या, ये आगे और आएगी। ठीक है, जो शासकों के बारे में थे ना, तो वो सब याद रखना दोस्तों कि किस शासक के समय में कौन सी राजधानी थी। मैं आपको बताता रहूँगा, आप स्टार भी लगाते रहना। ठीक है, अगर स्टार नहीं लगा सको तो हेडलाइट वो हाईलाइट कर लेना उसको। मल्लिनाथ जी राजस्थान के लोक देवता है। मल्लिनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र को मलानी कहा जाता है। दोस्तों मलानी क्षेत्र बोलते हैं ना, कि मलानी क्षेत्र कहाँ पे है? तो बाड़मेर में है। तो मलानी क्षेत्र है वो मल्लिनाथ जी के नाम पर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर चलते दोस्तों। एक पॉइंट और है दोस्तों, ये चीज लिख लेना, पूछा जाता है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया। गणगौर पर गोदोली का गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाता है? गिदोली। गिदोली जो गीत होता है वो किस अवसर पे गाया जाता है? तो गणगौर पे गाया जाता है। ठीक है, बस ये हालांकि टॉपिक से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर आप ये लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं। चूड़ा। अब दोस्तों इसका जो कनेक्शन है चूड़ा का, ये हमारा मेवाड़ से बनेगा। ठीक है, हम जब आपने अगर मेवाड़ अगर पढ़ा है, ठीक है, हमारी वो सारी वीडियो देखी, तो अब आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अब देखना इस चीज़ को कनेक्शन को कैसे करना है दोस्तों। पतिहार शासकों ने क्या है, चूड़ा से अपनी राजकुमारी की शादी की थी। ठीक है, पतिहार शासकों ने क्या किया था, चूड़ा से अपनी राजकुमारी की शादी की थी। और शादी करने के बाद में मंडोर क्या है, इनको दहेज में दे दिया था। मंडोर इनको क्या दे दिया था? दहेज में दे दिया राव चूड़ा को। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये जो चूड़ा को मंडोर दहेज में दिया था, इससे पहले मंडोर यवन मुसलमानों के पास था। लगा लेना स्टार। पूछा जाता है कि चूड़ा को दहेज में देने से मंडोर पहले किसके पास था? ठीक है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि मंडोर, ये बोलते हैं कि चूड़ा से पहले मंडोर किसके पास था? तो यवन मुसलमानों के पास था। ठीक है, फिर बाद में कोई ये पतिहार शासकों ने क्या है, इनको दे दिया था। ठीक है, चूड़ा ने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। चूड़ा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो मंडोर को बनाया था, जहाँ की मंदोदरी थी। ठीक है, याद रखना, मंडोर को राजधानी बनाया। ये भी स्टार लगा लेना। पूछा जाता है कि चूड़ा के समय में मारवाड़ की राजधानी क्या थी? तो मंडोर थी। मैं आपको जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन जब हल करेंगे दोस्तों, ठीक है, कुछ समय बाद में किसी क्वेश्चन के ऊपर टेस्ट सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या है, वो जो टेस्ट सीरीज मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उतना उसके ऊपर उसको याद करिए दोस्तों, उसको समझिए। ठीक है, और जितना हो सके दोस्तों कहना क्या बोलते हैं, हर चीज़ का रिवीजन करना सीखिए। ठीक है, और बोल बोल के याद करिए दोस्तों। कोई बोलते बचकाना तरीका है, मगर बचकाना तरीका नहीं, बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। अगर आप ऐसी जगह है जहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह है, या जहाँ पर बोल नहीं सकते, तो आप मन में दोहराने की कोशिश करिए। ठीक है, जब आप सोते हैं ना दोस्तों, तो सोते समय क्या है, ना सोते समय भी रिवीजन करिए कि हाँ ये पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए आगे फिर चलते हैं दोस्तों। मंडोर दे दिया इनको दहेज में। अब दोस्तों देखिए, चूड़ा ने सर्वप्रथम क्या किया था, अपने बेटे, इनके बेटे थे रणमल जी। ठीक है, जो हम पहले बढ़ चुके हैं कि रणमल ने क्या किया था, तो चूड़ा ने अपने बेटे रणमल को, जो उनके बड़े बेटे थे, उनको जोजावर की जागीर दी थी। रणमल को कौन सी जागीर दी थी? जोजावर की जागीर दी थी। जबकि अपने छोटे बेटे राव कान्हा को क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, रणमल चाहते थे वो उत्तराधिकारी नियुक्त करे, उत्तराधिकारी नियुक्त हो।
ठीक है, और जोधावर की जागीर से वो खुश नहीं होते। इस कारण अपनी बहन हंसाबाई को लेकर वो कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, मेवाड़ चले जाते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ चले जाते हैं। बाद में बोलते हैं कि ना मेवाड़ की सेना की सहायता से क्या है, यहाँ पे राव कान्हा पे आक्रमण करते हैं और मतलब इतना आपको कहानी समझ, राव कान्हा को हरा देते हैं, मतलब पराजित करने के बाद में मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, जब हम रणमल पढ़ेंगे जब देखना। तो हालांकि ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं मेवाड़ के अंदर, इस चीज़ को कनेक्ट करके देखना। तो क्या होता है दोस्तों, जोधावर की जागीर उनको दी जाती है रणमल को, रणमल क्या करते हैं उस चीज़ से नाराज होकर मेवाड़ चले जाते हैं। ठीक है, और जब आप लोगों ने पढ़ा था मेवाड़ तो उसमें देखना हंसाबाई क्या करती है, चूड़ा तो वहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं। ठीक है, मेवाड़ के जो चूड़ा होते हैं वो मालवा चले जाते हैं। जबकि क्या है, हंसाबाई मोकल का जो संरक्षक होती है वो किसको नियुक्त कर देती है, रणमल को नियुक्त कर देती है। रणमल क्या करते हैं, मेवाड़ की सेना की सहायता से राव कान्हा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और राव कान्हा पर आक्रमण करके मंडोर को अपने अधिकार में ले लेते हैं। चूड़ा कंप्लीट और रणमल कंप्लीट। रणमल लिख लेना, रणमल लिख लीजिए। रणमल शासनकाल लिखना 1427 से 1438। ठीक है, अब लिखना इसमें, रणमल जोजावर की जागीर से खुश नहीं थे, इसलिए बगावत करके मेवाड़ चले जाते। हालांकि आप अगर आपने मेवाड़ पढ़ा होगा तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस चीज़ को। मेवाड़ की सेना की सहायता से राव कान्हा को पराजित करते और 1427 में मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, बाद में क्या है, ये रणमल के ना इनको बारमली की सहायता से मरवा दिया जाता कुंभा के द्वारा। ठीक है, तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब चलिए आगे दोस्तों जोधा के ऊपर। 1453 से 1489 में। ठीक है, अब देखना अच्छे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, लगा लेना स्टार। राव जोधा 1453 में मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, बाद में 1453 में मंडोर पे अधिकार कर लेते हैं। और 1459 के अंदर, ठीक है, 1459 में जोधपुर की स्थापना करते हैं। जोधपुर की स्थापना करते हैं और जोधपुर में क्या है, मेहरानगढ़ किला निर्माण करते हैं। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है दोस्तों, पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ का किला कहाँ है, तो जोधपुर में। किस पहाड़ी पर है, तो चीड़ाटूक पहाड़ी पर है। कहाँ पर है दोस्तों, चीड़ाटूक पहाड़ी पर। दोस्तों इस किले के बारे में कहा जाता है कि ना इस किले का जो निर्माण है वो देवी देवताओं ने किया है, देवी देवताओं ने किया है। मतलब इस किले, ये जो कथन है दोस्तों, लेन पुल का कथन है। किसका कथन है दोस्तों, लेन पुल का कथन है। जब हम कला संस्कृति में जब किले पढ़ेंगे उस समय अच्छे से आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये समझिए, बोलते हैं कि इस किले का जो निर्माण है वो देवी देवताओं ने किया है और करणी माता और हड़बुजी ने इसकी जो नींव थी वो साथ में रखी थी। ठीक है, इस किले की नींव करणी माता ने रखी थी, ये भी हम पहले पढ़ लिए। अब देखिए, जोधा के बेटे बीकानेर की स्थापना की थी। दोस्तों बीकानेर को उस समय जांगल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो बीकानेर को उस समय जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो जोधा के बेटे बीकाजी ने यहाँ पे बीकानेर की स्थापना की थी। ठीक है, अभी कुछ समय पहले आखातीज के अवसर पे क्या है, बीकानेर का वो स्थापना दिवस गया है। ठीक है, और ये जोधा थे दोस्तों जिनके बीच में आवल बावल की संधि हुई थी, जो कुंभा के बीच में। ठीक है, हंसाबाई से इनके बीच में मध्यस्थता कर रही थी। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई। इसके सामने दोस्तों अलग से लिख लेना, हालांकि मैं पहले भी लिखा चुका हूँ। 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी, उदय सिंह ने की थी। किसने की थी, उदय सिंह ने की थी उदयपुर की स्थापना 1559 में, 100 साल बाद में। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे। मेहरानगढ़ किला बन गया। बाद में क्या दोस्तों, जोधा ने एक चीज़ और याद रखना, जोधा ने क्या किया था, बेलोर लोधी, जो लोधी वंश के संस्थापक थे, तो बेलोर लोधी के सेनापति सारंग खां को भी पराजित किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि सारंग खां को पराजित, बेलोर लोधी के सेनापति सारंग खां को पराजित किसने किया था, तो जोधा ने किया था। ठीक है, और हीराचंद ओझा जी दोस्तों इनके बारे में बोलते हैं कि जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना गया। जोधपुर का सबसे प्रथम प्रतापी शासक कौन था दोस्तों, तो जोधा जी थे। ठीक है, ये जोधा जी कंप्लीट हो गए। हालांकि इसमें तो देखिए 4-5 लाइन है, मगर उनके बारे में मैंने कितनी सारी बातें बता दी आपको। ठीक है, तो इतना आप सब जो भी चीज़ें सब नोट करते रहना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कॉपी पेन साथ में रखिए। ठीक है, नोटबुक अपने साथ में रखिए और नोट करते रहिए। अब देखिए इसके बाद में, हालांकि मालदो क्या इंपॉर्टेंट, इसका आंसर मैंने मालदो लिख लिया, मगर आपको पढ़ना कुछ और है। जोधा के बाद में लिखना राव शांतल जी, क्योंकि मुझे छोड़ना कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग ना मेन पढ़ के चले जाएंगे, बाद में आप बोलेंगे कि हाँ आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी, आपने वो चीज़ नहीं पढ़ाई। इसलिए मुझे छोड़ना कुछ नहीं है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हर एक चीज़ वो भी अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ताकि जब भी आपके सामने, जब क्वेश्चन सामने आएगा और जब आप टेस्ट को हल करोगे तो आप लोग बोलोगे हाँ हम सच में कुछ पढ़ कर आए। ठीक है, तो राव शांतल जी शासनकाल
1489 से 92, ठीक है, 1489 से 92 था, ठीक है। वो देखिए मालदेव 1531 है, तो इनके बीच में और भी शासक थे। 1489 से 92 का इनका शासनकाल था, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में एक कहानी थी दोस्तों। कहानी क्या थी दोस्तों, इनके समय में एक प्रसिद्ध घटना होती है, गुड़ला। सांतल ने अजमेर के शासक हाकिम मल्लू और गुड़ले खां को पराजित किया था। दोस्तों क्या होता है, जो मल्लू खां होते हैं, मल्लू खां जो अजमेर के शासक होते हैं, ठीक है, उस समय वो मल्लू खां क्या करते हैं, सांतल के भाई वर सिंह को गिरफ्तार कर लेते धोखे से, ठीक है। और फिर सांतल को ये बात पता चलती है, सांतल क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, ठीक है। तो सांतल देव और मल्लू खां के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध का कारण क्या था कि जो मल्लू खां होते हैं वो सांतल के भाई वर सिंह को क्या है, धोखे से गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर क्या है, मल्लू खां बुरी तरह से पराजित होते हैं, ठीक है। तो मल्लू खां के युद्ध में पराजित होने के बाद में जब वो वहाँ से भागते होते, तो भागते समय क्या है, उनका एक सेनापति होता है दोस्तों, ठीक है, मल्लू खां का, जो गुड़ले खां के नाम से। तो गुड़ले खां क्या है, एक पिंपाड़ नामक एक स्थान था जोधपुर में। तो स्थान है, वहाँ पे क्या है कि कुछ कन्या, जो कुंवारी कन्या होती है, वो क्या करती है, वहाँ पे गणगौर की पूजा कर रही होती है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ना त्यौहार वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों को देखना कि घोड़ला जो त्यौहार है वो गणगौर के पास में मनाया जाता है, ठीक है। तो गणगौर की पूजा कर रही होती है, और वो क्या करता है कि वहाँ से क्या करता है, उन कुंवारी कन्याओं को गुड़ले खा क्या है, उन कुंवारी कन्याओं को उठा के लेके चला जाता है। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। फिर क्या है दोस्तों, मल्लू खां जी जब वहाँ से जा रहे होते हैं, मल्लू खां जी वहाँ से भागते समय क्या है, तो उनका जो सेनापति होता है गुड़ले का, वहाँ पे क्या है कि कुछ महिलाएं जो कुंवारी कन्या होती है, वो क्या है 140 कुंवारी कन्याएं वहाँ पर गणगौर की पूजा कर रही होती है। गुड़ले खा क्या करते हैं, वो उन कुंवारी कन्याओं को अपहरण करके ले जाते हैं वहाँ से, ठीक है। उनकी नीयत खराब हो जाती है इस कारण से। तो उनको कुंवारी कन्याओं को उठा के वहाँ से अपहरण करके लेके जा रहे होते हैं। सांतल को इस बात की जब खबर मिलती है कि जो गुड़लेखा है वो इस चीज़ ये कुंवारी कन्याओं को उठा के लेके चला गया, तो वो गुस्सा होते हैं, और गुस्सा होने के बाद में उनके बीच में युद्ध होता है, गुड़लेखा और राव सांतल के बीच में, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, गुड़लेखा की गर्दन काट कर उन लड़कियों के सामने पेश कर देते हैं, ठीक है। लड़कियों के सामने पेश करने के बाद में वहीं पे क्या है, वो लड़कियां खुश होती है, और खुश होने के बाद में वहीं पे नृत्य वगैरह करती है, ठीक है। और खुशी के मारे नृत्य करती, तभी से मारवाड़ में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। तो ये था राव सांतल जी के बारे में, ठीक है, इतना आप समझ के चलिए। राव सांतल जी कंप्लीट दोस्तों। अब देखना दोस्तों क्या होता है कि जो युद्ध हुआ था गुड़लेखा के बीच में, और ये राव सांतल ने वर सिंह को छुड़ाया था, बाद में कि वो घायल हो जाता, तो कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि गुड़ला जो त्यौहार है वो इन्हीं के कारण मनाया जाता है, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों, राव सूजा। जोधा के बाद में सांतल पढ़ लिया, अब सूजा पढ़ते हैं। सांतल की मृत्यु के बाद में राव सूजा शासक बनते। कौन बनते दोस्तों, राव सूजा शासक बनते। सूजा के समय में बीकानेर का शासक राव बीका था, और जोधपुर पर आक्रमण करता है। बीकानेर का शासक बीका जोधपुर पर आक्रमण करता है। राजमाता जसमादे हाड़ा के बीच बचाव से ये संधि होती है, बस इतना याद रखना, ठीक है। कि यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा होता है कि जब बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया था, तो उसके बीच बचाव में संधि करने का कार्य किसने किया था, तो राजमाता जसमादे हाड़ा ने किया था, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, बस आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इसमें पहले लिख चुका हूँ, और जो क्वेश्चन जो बच जाते हैं, जो शासक बच जाते हैं, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, साथ में लिखवा भी रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों देखिए राव गांगा, ठीक है, राव गांगा से एक दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, याद रखना। खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, सांगा और बाबर के बीच में। तो देखना खानवा के युद्ध में क्या है, राव सांगा यहाँ पे पाती परवन की जो परंपरा निभाते हैं। तो उस समय खानवा के युद्ध के समय में मारवाड़ का शासक राव गंगा होते, ठीक है। राव गंगा क्या करते, अपने पुत्र को मालदेव के नेतृत्व, अपने पुत्र होता मालदेव, अब मालदेव पढ़ेंगे हम, तो मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक सहायता भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध के समय में मारवाड़ का शासक कौन था, तो मारवाड़ का शासक कौन था, राव गंगा था, ठीक है, याद रखना। जबकि सेना किसके नेतृत्व में गई थी, तो मालदेव के नेतृत्व में गई थी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखना। खानवा के युद्ध में अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सेना भेज दी इन्होंने, और सैनिक सहायता करते, ठीक है। राव गंगा की हत्या उसका पुत्र मालदेव करता है, याद रखना, ठीक है। मालदेव की हत्या क्या कर देता है, राव गंगा की हत्या कर देता है। इसी कारण से मारवाड़ का पितृहंता शासक किसको कहा जाता है, मालदेव को कहा जाता है, याद रखना, लगा लेना स्टार। पूछा जाता है कि मारवाड़ का पितृहंता शासक कौन है, तो मालदेव है। जबकि
मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है दोस्तों? तो कौन थे? उदा थे, ठीक है, जिन्होंने कुंभा की हत्या की थी, ठीक है। वो तालाब था ना, कौन सा तालाब था? रणथंभौर के किले के पास में एक तालाब है, उस तालाब के पास में वो अपना वो समय ज़्यादा बिताते थे, वहीं पे क्या है, उदा ने उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये मेवाड़ का जो पितृहंता शासक उदा है, जबकि मारवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? मालदेव है, ठीक है। अब चलते हैं मालदेव के ऊपर दोस्तों। देखिए कितने बीच में 2-3 और शासक आए थे ना, अब मालदेव पढ़ते हम अच्छा लगेंगे, क्योंकि मैंने छोड़ा कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए मालदेव पढ़ते हैं। समय शासन काल लगा लेना 1531 से 1562, 1531 से 1562। और क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार लगा लेना दोस्तों, जितने चाहो लगा लेना, ठीक है। मालदेव के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मारवाड़ से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो ज़्यादातर वो मालदेव से पुटअप होता है, ठीक है। 2-3 शासक और आएंगे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब देखिए दोस्तों, फारसी इतिहासकारों ने इनको हस्मत वाला बादशाह कहा है। इनको क्या कहा है? हस्मत वाला बादशाह कहा है। ये भी लगा लेना स्टार। हस्मत वाला बादशाह किसको कहा जाता है? तो मालदेव को कहा जाता है। मालदेव का जो राज्याभिषेक होता है वो सोजत पाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सोजत पाली में होता है। सोजत की मेहंदी फेमस है ना दोस्तों। तो जिस समय मालदेव शासक बनते हैं तो उस समय उनके पास में सोजत और मंडोर और जोधपुर की जागीर थी, ठीक है। अब देखिए इनका जो विवाह था वो जैसलमेर के शासक लूणकरण की बेटी उमादे के साथ में हुआ था, जिनको रूठी रानी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रूठी रानी कहा जाता है। तो उमादे किसकी रानी थी? मालदेव की थी। और रूठी रानी के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध है? तो उमादे प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखना, पूछे जाते हैं जो सब क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए ये क्या है कि ये उमादे है, ये विवाह के समय में मालदेव से रूट कर चली जाती है, अजमेर चली जाती है, और इतिहास में इन्हें ही रूठी रानी के नाम से जानते हैं। मालदेव मेड़ता के शासक वीरमदेव पर आक्रमण भी करते हैं। मालदेव क्या करते हैं? मेड़ता के शासक वीरमदेव पर आक्रमण करते हैं। मेड़ता जहाँ की मीरा थी, मेड़ता दुर्ग उनसे छीन लेते हैं। जब बहादुर शाह चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ाई कर रहा होता है तो मालदेव कर्मावती की सैनिक सहायता भी करता है। ये आपको मैं मेवाड़ जब आपको पढ़ाया था तब मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए सारे पार्ट देखना दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि बहादुर शाह जब चित्तौड़ दुर्ग पर जब चढ़ाई कर रहा होता है तो मालदेव क्या करता है? कर्मावती की सहायता करता है। हालांकि कर्मावती उससे पहले हुमायूं को राखी भेजती है, ठीक है। तो हुमायूं की राखी भेजती मगर हुमायूं युद्ध में नहीं आता, मालदेव वहाँ पे जाता है युद्ध में सैनिक सहायता करने के लिए। मालदेव उदय सिंह की सैनिक सहायता भी कर चुका होता है, ठीक है। इससे पहले मालदेव उदय सिंह की भी सैनिक सहायता की थी, जिससे खुश होकर उदय सिंह मालदेव बसंत राय हाथी उपहार में इनको देता है, ठीक है। बसंत राय हाथी इनको उपहार में भी देता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। अब देखिए दोस्तों आगे इसमें पढ़ते हैं। अपने पिता गंगा की हत्या करके ये राजा बन गए थे, ठीक है। अपने पिता गंगा की हत्या करके ये राजा बन गए, इसी कारण से इनको पितृहंता शासक कहा जाता है, ठीक है। मालदेव जब राजा बना तब उसके पास में 2 परगने थे, सोजत जोधपुर। बाद में मालदेव ने 52 युद्धों से 58 परगने जीते थे। तो कहा जाता है कि 52 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? तो मालदेव को कहा जाता है। और 52 युद्धों से 58 परगने जीतने वाला मालदेव था, ठीक है। लगा लेना स्टार। पहेबा का युद्ध, ये पहेबा का युद्ध पढ़ चुके हैं वैसे तो, जेसी वाला। अब कहानियाँ सब कनेक्ट होगी दोस्तों। कहानियों को तो आप कनेक्ट करना सीखिए, ठीक है। कहानियों को जोड़ना सीखिए, तब आपको इतिहास और भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते ना दोस्तों, फिर क्या है आपको, जैसे क्या है आपने फिल्म का एक पार्ट देख लिया, अब फिल्म का जब दूसरा पार्ट उस चीज़ से कनेक्ट करोगे तब आपको पूरी फिल्म समझ में आएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है कि आपने जब सिसोदिया पढ़ा था मेवाड़ का, ठीक है, अब इस चीज़ को उस चीज़ से कनेक्ट करके देखना। पहेबा का युद्ध 1541 जयसिंह बीकानेर, किस किस के बीच में हुआ था? जयसिंह जो राजा थे बीकानेर के और मालदेव के बीच में, ठीक है। अब देखना, मालदेव जो युद्ध जीत जाता है और जयसिंह युद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है, ठीक है। जो बीकानेर के जो जयसिंह होते हैं वो क्या है, युद्ध में मारे जाते हैं। अब देखना दोस्तों एक चीज़ अच्छी सी कहना, कहानी को समझना। जयसिंह का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास में दिल्ली चला जाता है। जब जयसिंह क्या है युद्ध में मारा जाता है, मालदेव दोनों के बीच में युद्ध होता है और जयसिंह युद्ध में मारा जाता है, तो जयसिंह का जो बेटा होता है कल्याणमल वो शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। और मालदेव ने मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया था, मैंने आपको बताया ऊपर कि वीरमदेव के साथ में आक्रमण, वीरमदेव को युद्ध में हराया था। तो वीरमदेव भी कहाँ पर चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। अब यही दोनों क्या करेंगे? गिरी सुमेल का युद्ध करवाएंगे, याद रखना। गिरी सुमेल का युद्ध है ना, वो उस पर साथ देते हैं शेरशाह सूरी का, समझिएगा
दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बीकानेर में जो ये मालदेव क्या बीकानेर के अधिकारी ये जैसे को जब हराता है उसके बाद में राव कुंपा को क्या है वहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। राव कुंपा को शासक नियुक्त कर देता है। ये याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है कि पहेबा के युद्ध के बाद में बीकानेर का शासक किसको नियुक्त किया गया था, तो कुंपा को नियुक्त किया था। ठीक है, बीकानेर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब दोस्तों देखना हुमायूं और मालदेव के संबंध। अब हुमायूं मालदेव के संबंध देखना दोस्तों, शेरशाह सूरी और ये जो कहानी है ना, इसको आप जोड़ के देखना, अब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या गलती की थी, इन शासकों ने क्या गलती की थी जिस कारण से क्या है कि हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था। अब देखना शेरशाह सूरी से हारने के बाद में यहाँ पे क्या है, शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करते हैं। शेरशाह सूरी क्या करते हैं, वहाँ पे अफगान सत्ता की नींव डाल देते हैं। वो हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं हारने के बाद में यहाँ पे हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहे होते, तब उसने जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मालदेव के पास में सहायता के लिए 3 दूत भेजे थे। यहाँ पे क्या है, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रुक जाते हैं और मालदेव के पास में अपने 3 दूत को भेजते हैं। आतंक खां, मीर संबंध और रायमल सोनी, ये तीनों वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, वो तीनों यहाँ पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं कि हुमायूं की मदद करे मालदेव। ठीक है, मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया, मालदेव ने एक पॉजिटिव उत्तर दिया कि हाँ ऐसा कुछ, हाँ मैं आपकी सहायता वगैरह करने का, मतलब वो कुछ मतलब तटस्थ है कुल मिला के इसमें। तथा बीकानेर हुमायूं को बीकानेर देने का वादा किया। ठीक है, मतलब क्या है, मालदेव ने उन तीनों को बोला कि सकारात्मक उत्तर दिया, उनके सामने बोला कि मैं सहायता करूंगा और बीकानेर देने का वादा कर दिया। लेकिन हुमायूं मालदेव पे विश्वास नहीं कर पाता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 3 जने भेज दिए थे दोस्तों, इस कारण से क्या है हुमायूं कुल मिला के उन पर विश्वास नहीं कर पाता तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुरखा के कहने पर क्या है सिंध की तरफ रवाना हो जाता है। मुल्ला सुरखा के कहने पर क्या है वो सिंध की तरफ रवाना हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा दोस्तों कि यदि हुमायूं मालदेव थोड़ी समझदारी दिखाते थे तो शेरशाह सूरी के खिलाफ मुगल और राजपूत संबंध बन सकते थे। जो अकबर के समय में बने थे ना दोस्तों, वो यहीं पे बन जाते दोस्तों, कि हुमायूं मालदेव थोड़ी समझदारी दिखाते, दोनों एक दूसरे का साथ देते तो शायद शेरशाह सूरी को खिलाफ मुगल राजपूत संबंध बन सकते थे तथा भारत से अफगान सत्ता को समाप्त कर सकते थे। ये भी आप मानते हो। कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंध स्थापित किए, वे इसी समय बन जाते थे। ये भी चीज़ आप समझते हो। ठीक है, अब देखना गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ते दोस्तों। क्या है कि हुमायूं को ऐसा लगता था कि वो क्या उसकी मदद नहीं करेगा या धोखा देगा मालदेव, इस कारण से क्या है वो वहाँ से सिंध की ओर चले जाते हैं, अमरकोट की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे अकबर का जन्म होता है। ठीक है, अब गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ लेते और आज का टॉपिक हम समाप्त करते फिर। ये गिरी सुमेल का युद्ध 1544 5 जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। इसके अन्य नाम लिखना, गिरी सुमेल का युद्ध, सामेल का युद्ध, जैतरना का युद्ध, जैतरना युद्ध। ठीक है, ये जैतरना पाली में, गिरी सुमेल कहाँ पर है, पाली में। ठीक है, अब देखना किस किस के बीच में होता, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। मालदेव और शेरशाह सूरी के साथ में कौन थे, कल्याणमल बीकानेर का, विरमदेव मेड़ता के। अब ये दोनों पता चल के क्यों आए थे, क्योंकि कल्याणमल के पिताजी को जयसिंह को मारा था मालदेव ने और विरमदेव को भी हराया था, तो इस कारण से ये किसके सपोर्ट में चले गए, शेरशाह सूरी के सपोर्ट में चले गए। ठीक है, इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कुपा थे। इस युद्ध में कौन थे, मालदेव के सेनापति जेता और कुपा। ये कुपा कौन, बीकानेर के संरक्षक, बीकानेर का अधिकारी जिसको बनाया था गिरी सुमेल के युद्ध से पहले। ठीक है, जेता कुपा लगा लेना, ऐसा पूछा जाता है कि जेता कुपा किसके सेना नायक थे, तो मालदेव के सेना नायक थे। बीकानेर का कल्याणमल और तथा मेड़ता का विरमदेव शेरशाह सूरी द्वारा मालदेव पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी और विरमदेव के सहयोग से, शेरशाह सूरी क्या करते हैं, विरमदेव के सहयोग से क्या करते हैं, जेता और कुपा के सिरों में 20-20 हज़ार रुपये फिकवा देते। ठीक है, 20-20 हज़ार रुपये रखवा देते। और मालदेव को इस बात की खबर लगती है, मालदेव के जो शिविर होते हैं उसके आगे क्या है, जाली पत्थर फिंकवा दिया जाता है। ये कहानी है दोस्तों, अच्छे से समझ इस कहानी को कि वो क्या कारण थे दोस्तों। तो क्या है कि मालदेव के शिविर के आगे एक जाली पत्थर फिंकवा दी थी जिसमें ये बात लिखी होती है दोस्तों कि जेता और कुपा शेरशाह सूरी को क्या है, सिरों की तलवारें भेंट करेंगे, कि सिरों की तलवारें भेंट करेंगे। मतलब क्या है, इन्होंने क्या है कि ना हराने के लिए, मालदेव को हराने के लिए देखिए कितना अच्छा तरीका, मतलब किस प्रकार से क्या सोचा है दोस्तों। देखिए क्या उनके शिविरों में 20-20 हज़ार रुपये रखवा दिए जेता गुपा के, और मालदेव के शिविर के आगे जाली पत्थर फेंकवा दिया जिसमें लिखा होता है कि जेता गुपा क्या करेंगे, शेरशाह सूरी को सिरों की तलवारें भेंट करेंगे। मालदेव को इस बात की खबर लगती है, मालदेव को इस बात का जब पता चलता है तो मालदेव क्या उन लोगों से नाराज हो जाता है और अपनी आधी सेना को लेकर वापस जोधपुर लौट जाता है। कुछ आया समझ में दोस्तों,
कि मालदेव क्या करता है, सेना को वापस लेके लौट जाता है। और जेता कूपा क्या करता है, युद्ध को लड़ते हैं। फिर गिरु शिमेर का युद्ध, फिर जेता कूपा लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बोलते हैं कि जेता कूपा इतनी मतलब ना खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ते हैं, इतनी शानदार तरीके से युद्ध लड़ते हैं कि एक बार तो दोस्तों बोलते हैं कि शेरशाह सूरी की पराजय तय थी। एक बार तो शेरशाह सूरी की पराजय तय थी, मगर उसी समय दोस्तों क्या था, जलाल खां जलानी एक रक्षी सेना टुकड़ी लेकर आ जाता है। बोलते हैं कि ना शेरशाह सूरी मतलब शेरशाह सूरी को हरा ही देते वो उस समय, मगर क्या है, जलाल खां जलानी की सहायता से क्या है, शेरशाह सूरी ने वापस युद्ध को जीत लिया। शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव युद्ध से हट गया था, ये भी मैं आपको समझा दिया। जेता कूपा मालदेव के सेनापति ने शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध की लड़ाई की, यह भी मैं आपको कहानी के रूप में समझा दिया। जीतने के बाद में शेरशाह सूरी का कथन देखिए दोस्तों, कथन क्या है, ये कथन भी पूछा जाता है और कथन के पीछे का कारण सुनिए। आप लोगों को मैंने बताया कि जेता कूपा इतनी शानदार तरीके से युद्ध लड़ते हैं कि एक बार शेरशाह सूरी की पराजय तय थी। ठीक है, मगर जलाल खां जलवानी की सहायता से उनकी किस्मत ही अच्छी थी कि जलाल खां जलवानी सही समय पर पहुंच गए थे। ठीक है, नहीं तो क्या है, वो युद्ध किसके पक्ष में जाता, जेता कूपा के पक्ष में जाता। तो इसी कारण से शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कि हिंदुस्तान की बादशाह मतलब वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करता है दोस्तों। ठीक है, और एक छोटे से क्षेत्र के लिए क्या है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये इस चीज़ का मतलब है। आया कुछ समझ में कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये कथन पूछा जाता, लगा लेना स्टार। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और ख्वास खां को वहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया। शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया बाद में, और वहाँ पे खास खां को नियुक्त कर दिया। ठीक है, और जबकि मालदेव होता है वो वहाँ से सिवाना भाग जाता है। वो कहाँ चले जाते हैं, मालदेव सिवाना चले जाते हैं। ये थे हमारे मालदेव जी। ठीक है, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र मेवाड़। अब दोस्तों देखिए, मालदेव के एक पुत्र भी थे, ये सब एक बड़े बेटे जो राम नाम से थे, जो मेवाड़ चले जाते हैं। ठीक है, और एक बेटे और थे दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे। और मोटा राजा उदय सिंह को फलोदी की जागीर प्रदान की जाती है। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह की को ये मालदेव ये फलोदी की जागीर प्रदान करते हैं। इन्हीं की बेटी थी दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह की, जिनकी शादी ये जहांगीर से हुई थी। और तथा चंद्रसेन को छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। बाद में क्या है दोस्तों, मालदेव सिवाना चले जाते हैं, और कुछ समय बाद में दोस्तों वापस क्या है, ये जोधपुर पे आक्रमण करके फिर अपने ये जोधपुर को वापस आते जाते हैं। ठीक है, जोधपुर को पुनः प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है, कुल मिला के एक बार फिर से वापस जो जोधपुर होता है, मारोड़ होता है, वो वापस किसके अधिकारों में आता है, मालदेव के अधिकारों में आता है। और मोटा राजा उदय सिंह को फलोदी की जागीर प्रदान की जाती है, और चंद्रसेन को क्या है, उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। कुल मिला के आप इतनी चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, तो कुछ आया समझ में, आज का टॉपिक जितना पढ़ा है उतना समझ में आया। चले आगे, मालदेव सिवाना चले गए, ये भी बता दिया मैंने। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। लगा लेना स्टार, पूछा जाता है कि मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किसको कहा जाता है, तो सिवाना बाड़मेर को कहा जाता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद में मालदेव ने जोधपुर पे वापस अधिकार कर लिया था। कुछ दिनों बाद में क्या है, मालदेव ने जोधपुर पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, बाद में अधिकार कर लिया, ये मैं भी आपको समझा दिया। दोस्तों देखिए, शेरशाह के साथ संबंधों में मालदेव की कूटनीतिक गलतियां देखना। उन्होंने कल्याणमल और विरमदेव को शेरशाह के पास में जाने का अवसर दे दिया, ये भी आप समझ गए। अन्यथा शेरशाह के खिलाफ राठौड़ों का गठबंधन पहले ही बन सकता था। ठीक है, यदि वे शेरशाह सूरी की चालाकी में नहीं आते तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकते थे। ठीक है, मालदेव क्या करते हैं, अगर मालदेव क्या है, शेरशाह सूरी की चालाकी में अगर नहीं आते, वो जो भी बात जाले पत्थर वगैरह फेंकवाए थे, तो उससे क्या, अगर वो चीज़ नहीं, कुछ चीज़ से अगर वो चालाकी में नहीं आते, तो आज शायद गिरी सुमेल युद्ध का कोई परिणाम कुछ और होता। ठीक है, तो ये थे हमारे मालदेव जी के बारे में समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में कुछ और पॉइंट भी जो हमें कल कंटिन्यू करेंगे मालदेव जी के बारे में। मालदेव जी को पूरा और पढ़ना भी तो बहुत बाकी है मालदेव जी। ठीक है, और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मारवाड़ का अगर इतिहास पढ़ रहे हो तो उसमें आपको मालदेव तो पढ़ना ही पड़ेगा। 2-3 शासक और आएंगे, जैसे अपन मेवाड़ में पढ़ के आए थे कुंभा राय सिंह और महाराणा प्रताप वगैरह, अमर सिंह वगैरह, वैसे इनके अंदर में भी है। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे मैंने आपको बता दिया कि मालदेव के जोधपुर पर अधिकार करने के बाद में चंद्रसेन को नियुक्त करता है, फिर चंद्रसेन को भी बिठाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। टॉपिक कैसा लगा तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। ठीक है।